हेलो बच्चों, कैसे हो आप? स्टीरियोकेमिस्ट्री वाले यूनिट में आज हम बात करेंगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और इसमें आपको बार बार कन्फ्यूजन होता है। कितना ही आप समझ लो बार बार कन्फ्यूजन होता है, लेकिन आज के बाद नहीं होगा। तो अगर आप पहली बार भी आए हैं इस वीडियो पे तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा। तो अब आप सोचेंगे ऐसा कौन सा टॉपिक है। तो देखो, जो हमारे पास समावयवी है, प्रकाशीय समावयवी है या फिर मिरर इमेज आइसोमर्स है, प्रतिबिंब समावयवी है, विपरीत समावयवी है, उनको नामकरण कैसे दिया जाता है। देखो, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज नाम सबसे जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए जाना मत बिल्कुल भी। नामकरण सबसे जरूरी है। जो आपने पढ़ा होगा आर एस नामकरण, डी एल नामकरण, डी एल नोमेनक्लेचर। ठीक है, और सिस ट्रांस, ये तो आपको पता ही होगा सिस ट्रांस क्या होता है। तो ये जो नामकरण है ना, वो आपको पढ़ने हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात को, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो हम आज की बात शुरू करते हैं प्रभु का नाम लेकर। तो जो टॉपिक का नाम है वो है वो टॉपिक का नाम क्या है? आपेक्षिक व निरपेक्ष विन्यास। आपेक्षिक व निरपेक्ष विन्यास। दो प्रकार के विन्यास होते हैं। विन्यास का मतलब वही हो गया जिससे हम नामकरण दे रहे हैं, जिससे हम किसी यौगिक को नाम दे रहे हैं, वही हो गया। तो हमारे पास दो तरह के विन्यास होते हैं, एक तो आपेक्षिक होता है और एक निरपेक्ष होता है। एक तो आपेक्षिक होता है, एक निरपेक्ष होता है। एक निरपेक्ष होता है। ठीक है, अब आपेक्षिक किसको कहेंगे और निरपेक्ष किसे कहेंगे? आपेक्षिक का मतलब है किसी के लिए या किसी के कारण। ये आपेक्षिक विन्यास का मतलब होता है किसी की सहायता से या किसी को मानक मानकर। किसी को मानक मानकर। आपेक्षिक का मतलब है किसी को मानक मानकर। जैसे हमारे पास किसी यौगिक को नाम देना है, तो उस यौगिक को नाम देने के लिए हम क्या करेंगे? उससे रिलेटेड, उसके जैसा कोई दूसरा यौगिक है, उसको हम क्या मानेंगे? मानक मानेंगे। क्या मानेंगे? मानक मानेंगे। जैसे किसी बच्चे का सरनेम है, तो सरनेम हम ऐसे ही थोड़ी दे देते हैं। सरनेम कैसे देते हैं? सरनेम जो पिता का नाम है और दादा का नाम है वही तो देते हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे किसी को मानक मान लिया जाता है और उसको हम नाम दे सकते हैं मानक मानकर। ठीक है, अब जैसे आपसे कहा जाए, आपको 1 किलो का बाट दिया जाए और आपसे कहा जाए कि ये 1 किलो का बाट है, या आपने मुझे दिया 1 किलो का बाट, तो मैं कहूँ कैसे है ये 1 किलो का बाट? कैसे है ये 1 किलो का बाट? तो आप कहेंगे ये तो 1 किलो का बाट है, लेकिन कैसे? आप बोलेंगे इस पे लिखा हुआ है, लेकिन लिखा भी तो होगा किसी ने। 1 किलो का, 5 किलो का, 100 ग्राम का, किसी ने लिखा तो होगा कि ये इतना वेट का है और क्यों है, ये तो पता होना चाहिए। आप कहेंगे किसी दूसरे वेट को। अब जो 1 किलो का वाट है वो कैसे बनाया गया? कोई दूसरा 1 किलो का वाट है, कोई दूसरा 1 किलो का वाट है, उसको मानक माना गया, उसको आधार माना गया और उसको आधार मानकर दूसरा मानक 1 किलो का वाट बनाया गया। अब हुआ क्या? सबसे पहले कुछ वैज्ञानिकों ने क्या किया? प्लेटिनम और इरिडियम, शायद हमने 11th-12th क्लास में भी पढ़ा है, प्लेटिनम और इरिडियम को मिला के एक क्या हुआ? एक पदार्थ है, उसको 1 किलो का मान लिया, उसको 1 किलो का मान लिया और ये तय किया गया कि अब के बाद जो भी 1 किलो का वजन बनेगा, वो जो भी 1 किलो का वजन बनेगा, 1 किलो का वाट बनेगा, इसको मानक मानकर माना जाएगा। वो आज तक है, वो जर्मनी में रखा हुआ है। ठीक है, एक कांच के सिलेंडर में, कभी भी सर्च कर लेना, प्लेटिनम इरिडियम कांच सिलेंडर है ना, तो वो जर्मनी में अभी तक रखा हुआ है। उसको मानक मानकर सारे के सारे 1 किलो के बाट आज तैयार किए जाते हैं। ठीक है, ऐसी आपेक्षिक विन्यास में क्या है? किसी एक यौगिक को मानक मान लिया, किसी एक यौगिक को मानक मान लिया और उसको मानक मानकर हमने उसको मानक मानकर हम नामकरण दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन पहले मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, अब निरपेक्ष विन्यास की बात करते हैं, थोड़ी सी बात कर लेता हूं, फिर हम आगे बात करेंगे। ठीक है, निरपेक्ष विन्यास। निरपेक्ष विन्यास ये वास्तविक विन्यास होता है। ये क्या होता है? वास्तविक विन्यास होता है। इसमें किसी को मानक नहीं माना जाता, इसमें किसी को मानक नहीं माना जाता, इसमें खुद का विन्यास होता है। ध्यान रखना, इसमें किसी को मानक नहीं माना जा सकता। निरपेक्ष यानी कि किसी के सहायता से नहीं किया जाता। नहीं लग गया ना, तो किसी को मानक नहीं माना जाता इसमें। ठीक है, क्या क्या नाम हो गए इनके? अगर इंग्लिश में बात करें तो ये हो गया रिलेटिव, रिलेटिव, और ये हो गया एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट।
ठीक है। तो रिलेटिव कॉन्फ्यूजन और एब्सोल्यूट कॉन्फ्यूजन ध्यान रखना, ये वाला किसी को मानक मानकर तय किया जाता है और ये वाला किसी को मानक मानकर तय नहीं किया जा सकता। ये क्या है, खुद का एक वास्तविक विन्यास होता है, खुद का रियल कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं, आगे की बात करते हैं। अब देखो, हम पहले निरपेक्ष विन्यास में कुछ देखेंगे, है ना। निरपेक्ष विन्यास में कुछ चीजों की बात करेंगे, जैसे आरएस नोमेनक्लेचर देखना है हमको। आरएस आपने पढ़ा है, आरएस पढ़ा है, डीएल पढ़ा है, जो भी आरएस है, ठीक है। आरएस नोमेनक्लेचर या फिर ईजेड, बिल्कुल ध्यान से देखना। मैं पहले आरएस और ईजेड ही पढ़ा रहा हूं, इसके अलावा बाकी के जो आपेक्षिक विन्यास है वो बाद में पढ़ाऊंगा, वो तो सरल से है। इसमें ही प्रॉब्लम आती है, एग्जाम में एग्जाम्पल पूछे जाते हैं इसके, इसलिए इसको जरा सा भी मिस मत करना और ध्यान से देखना। ठीक है। तो ये जो दो नोमेनक्लेचर है वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आरएस ईजेड एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है। और उनमें पूछा जाता है कि ये यौगिक आर है या एस है, ई है या जेड है। ठीक है। तो ध्यान से सुनना, एक बार में समझ में आ जाएगा, कोई सी भी लाइन मेरी बोली हुई मिस मत करना। ठीक है। तो अब देखो, यहां पे सबसे पहले नामकरण देने के लिए, आर या एस देने के लिए, ई या जेड देने के लिए कुछ नियमों का पालन किया जाता है। कुछ नियमों का पालन किया जाता है, वो नियम आपको देखने हैं, वो नियम आपको देखने हैं, जरा सा भी मिस मत करना। सबसे पहले जो नियम है उसको हम बोल रहे हैं अनुक्रम नियम, सीक्वेंस रूल। ठीक है। सीक्वेंस रूल, जो रूल फॉलो होते हैं आरएस और ईजेड नामकरण करने के लिए, जो रूल फॉलो होते हैं वो कहलाते हैं अनुक्रम नियम या सीक्वेंस रूल। अब ये कैसे दिए जाते हैं वो आपको देखना है, वो आपको देखना है। ठीक है। जैसे हमारे पास, हमको सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले हमको जो यौगिक दिया गया है जिसका नामकरण करना है, उसमें असम्मित कार्बन परमाणु ढूंढना है। क्या ढूंढना है? असम्मित कार्बन परमाणु ढूंढना है। असम्मित कार्बन परमाणु कौन सा होता है? जिससे चारों के चारों परमाणु अलग अलग जुड़े हुए हों, जिससे चारों के चारों जुड़े हुए परमाणु या समूह अलग अलग हों। ठीक है। जैसे इसमें IR, BR, CL, F, चारों के चारों अलग अलग हों, तो ये हमारे पास क्या है? असम्मित कार्बन परमाणु। अगर दो एक जैसे हो गए तो ये असम्मित नहीं होगा, ये सम्मित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सम्मित हो जाएगा। तो हमको क्या करना है? ऐसा कार्बन परमाणु ढूंढना है जिसके चारों के चारों समूह जो है वो अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो, तभी हम नामकरण दे सकते हैं, नहीं तो नहीं दे सकते। ठीक है। सिंपल सी बात। अब उसके बाद हमको क्या करना है? उसके बाद हमको इनको नंबर देना है। ठीक है। अब नंबर देना है इनको, 1 2 3 4 वरीयता क्रम देना है। ठीक है। सिंपल सी बात। अब नंबर देने के लिए इनको देखो, नामकरण करना है तो पहले नंबर देना पड़ेगा। नंबर देने के लिए एक सिंपल सी बात याद रखनी है आपको। क्या याद रखनी है? ध्यान से देखना। सिंपल सी बात क्या याद रखनी है कि जिसका ज्यादा परमाणु भार होगा, सबसे पहली बात, जिसका ज्यादा परमाणु भार होगा उसको सबसे पहला नंबर देंगे। किसको देंगे? सबसे पहला नंबर जिसका सबसे ज्यादा परमाणु भार होगा। ठीक है। तो यहां पे IR, BR, CL, F, इनमें सबसे ज्यादा परमाणु क्रमांक वाला कौन सा एटम है? सबसे ज्यादा परमाणु क्रमांक वाला तो बताइए कौन सा है? आयोडीन है। सबसे ज्यादा परमाणु क्रमांक वाला आयोडीन है। उससे थोड़ा सा कम परमाणु क्रमांक वाला क्या है? ब्रोमीन है। उसके बाद क्या है? क्लोरीन है। उसके बाद फ्लोरीन है। ठीक है। तो ये हमने नंबर दे दिए, सबों को नंबर दे दिए, उनकी वरीयता के हिसाब से दे दिए। सीधी सी बात है, क्लास में जिसके सबसे ज्यादा नंबर होते हैं वही तो टॉप करता है ना, उसी की तो रैंक 1 होती है ना। तो सबसे ज्यादा परमाणु क्रमांक, सबसे ज्यादा परमाणु नंबर किसका है? आयोडीन का। तो इसकी सबसे पहली रैंक, इसको सबसे ज्यादा प्रायिकता। सीधी सी बात है, गिफ्ट उसी को मिलता है, प्राइज इसी को मिलता है। पहले नंबर पे वही आता है जिसके सबसे ज्यादा नंबर होते हैं। ठीक है। तो यहां पे सबसे पहला नंबर इसको, फिर दूसरा इसको, फिर तीसरा इसको, फिर चौथा इसको। ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, हमें केवल ये जो असम्मित कार्बन परमाणु है, इससे सीधा जुड़ा हुआ परमाणु ही देखना है। सीधा जुड़ा हुआ परमाणु देखना है, आगे के परमाणु नहीं देखना है। पहली बात, सीधा जुड़ा हुआ परमाणु देखना है। ठीक है। तो ये पहला नियम हो गया। ठीक है। अब देखो, यदि हमारे पास क्या हो, ध्यान से देखना, यदि हमारे पास असम्मित कार्बन परमाणु से दो समूह ऐसे जुड़े हुए हों, जैसे यहां पे हमने जोड़ दिया CH3, यहां जोड़ दिया हमने CH3, यहां जोड़ दिया CH2 CH3। ठीक है। आप ये मत सोचना कि एक जैसे, ये अलग अलग है, यहां CH3 है और यहां CH2 CH3 है। ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे मैसेज करना। ठीक है। नहीं आएगी, वैसे तो मैं गारंटी लेता हूं।
मैं गारंटी लेता हूं इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखो आपको करना क्या है, सिंपल सी बात करना है यहाँ पे। देखो सबसे पहले नंबर किसको दोगे, आयोडीन का। सबसे ज्यादा परमाणु क्रमांक किसका है, आयोडीन का। तो सबसे पहला नंबर आयोडीन का, किसका नंबर है, आयोडीन का। अच्छा दूसरा नंबर किसे दोगे, दूसरा नंबर किसे दोगे, ब्रोमीन का। दूसरा नंबर ब्रोमीन का। अच्छा अब इन दोनों में से किसको दोगे, दोनों कार्बन है, दोनों का परमाणु क्रमांक सेम है, दोनों का परमाणु क्रमांक सेम है। लेकिन हमें एक बात याद रखनी है, क्या बात याद रखनी है, कि जो हमारे पास कार्बन है उस कार्बन से अगला वाला परमाणु कौन सा जुड़ा हुआ है, अगला वाला परमाणु कौन सा जुड़ा हुआ है, उसकी प्रायिकता देखनी है, उसकी प्रायिकता देखनी है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास ये वाले तो सेम है, जो सीधे जुड़े हुए हैं वो सेम है, लेकिन अब हमें देखना है आगे का, यानी कि जो इससे आगे जुड़ा हुआ है वो परमाणु की प्रायिकता देखनी है, वो परमाणु की वरीयता देखनी है, ठीक है। अब इस वाले कार्बन परमाणु से आगे क्या जुड़ा हुआ है, 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, क्या जुड़े हुए हैं, 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। लेकिन इस वाले कार्बन परमाणु से क्या जुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और 1 कार्बन जुड़ा हुआ है, 1 कार्बन जुड़ा हुआ है। चलो हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो क्या है, दोनों सेम है, लेकिन एक क्या जुड़ा हुआ है, एक कौन सा परमाणु जुड़ा हुआ है, कार्बन जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, कार्बन जुड़ा हुआ है। तो अब पहली प्रायिकता किसे दी जानी चाहिए, क्यों, जो इससे जुड़ा हुआ परमाणु है, जो इससे जुड़ा हुआ परमाणु है वो ज्यादा परमाणु क्रमांक वाला है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कार्बन है, इसका भी परमाणु क्रमांक क्या हो गया, 6 हो गया, और यहाँ पे आगे क्या है, हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तीनों की तीनों, जिसका परमाणु क्रमांक 1 है। तो प्रायिकता किसे दी जाएगी, पहले इस वाले को, ठीक है। तो इसको नंबर दिया जाएगा 3 और इसको नंबर दिया जाएगा 4, ठीक है। जब दो परमाणु सेम हो, जुड़े हुए परमाणु सेम हो, तो उससे आगे वाले परमाणु को देखा जाएगा, ठीक है। इतनी सिंपल सी बात याद रखनी है। ठीक है, तो प्रायिकता क्रम आपको समझ में आ गया कैसे देते हैं, ये अनुक्रम नियम हो गया, ठीक है। अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो जरूर बताना, ठीक है। अब बात करते हैं आरएस नोमेनक्लेचर की, किसकी, आरएस नोमेनक्लेचर की या आरएस नामकरण की, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। देखो जो मैंने अनुक्रम नियम बताया था उसमें वरीयता क्रम, कौन सा एटम पहले आता है कौन सा बाद में आता है, वो आपको मिल जाएगा, कहीं पे भी मिल जाएगा, और आप बता भी सकते हैं कौन सा पहले आता है कौन सा बाद में आता है, ये आपको पता है। मैंने सिंपल सी बात बता दी, जिसका परमाणु भार ज्यादा होगा, जिसका परमाणु क्रमांक ज्यादा होगा वो पहले आएगा, जिसका परमाणु क्रमांक परमाणु भार कम होगा वो बाद में आएगा, सिंपल सी बात याद रहेगी, ठीक है। अब बात करते हैं आरएस नोमेनक्लेचर की, आरएस नामकरण की, ठीक है। तो ये आरएस नामकरण क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहला काम करना है हमको, अनुक्रम नियम, मार्कर चेंज कर लेता हूं, अनुक्रम नियम याद रखना है। क्या याद रखना है, अनुक्रम नियम याद रखना है, ठीक है। अब अनुक्रम नियम याद रखोगे, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, देखो आर एस नोमेनक्लेचर है और ई जेड नोमेनक्लेचर है, दोनों ही मोस्ट है, दोनों ही हमको पढ़ने हैं, दोनों ही मोस्ट है, दोनों ही पढ़ने हैं। लेकिन देखो एक क्लास में दोनों समझ में नहीं आ पाएंगे, तो ठीक है, आज अनुक्रम नियम तक ही रखते हैं हम, और आगे की बात हम किस में करेंगे, अगली क्लास में करेंगे। और जरूर अगर आपने इस क्लास को पूरा लिया है तो उस क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि आर एस ई जेड नोमेनक्लेचर आपके जरूर आता है एग्जाम में, और ज्यादातर स्थितियों में ज्यादातर बच्चों को समझ में नहीं आता। और अगर अनुक्रम नियम समझ में आ गया तो ही हम आरएस की बात करेंगे, तो अगर समझ में आ गया हो तो भी बताना, नहीं आया हो तो भी बताना, तब तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो इसको मैं दोबारा से भी बता दूंगा, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, आगे कल मिलते हैं, धन्यवाद।